नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में देखेंगे देश, दुनिया, समाज, राजनीति और आपके लिए जरूरी हर बड़ी खबर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात। ऊर्जा, संपर्क, रक्षा सहित कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। आपसी सहयोग बढ़ाने और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी हुआ विमर्श। जल विद्युत परियोजना का किया उद्घाटन। दिल्ली बम ब्लास्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 टूक संदेश। किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे साजिशकर्ता। पूरा देश पीड़ितों के साथ। भूटान में भी मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि। दिल्ली कार विस्फोट को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक। एनआईए करेगी दिल्ली ब्लास्ट की जांच। हमले में अब तक 12 लोगों की मौत। सैनिकों, वैज्ञानिकों और स्टार्टअप्स के सहयोग से बनेगी नई रक्षा तकनीक। दिल्ली डिफेंस डायलॉग के उद्घाटन सत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन। नए नवाचारों को अपनाने की जरूरत पर जोर। और बिहार में दूसरे और अंतिम चरण का मतदान पूरा। दूसरे चरण में लगभग 68.52% मतदान। कई कद्दावर नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद। वोटों की गिनती 14 नवंबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की राजकीय यात्रा पर हैं, जहां आज उन्होंने भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के साथ बहुत अच्छी बैठक हुई। भारत भूटान संबंधों के संपूर्ण आयामों पर चर्चा हुई है। ऊर्जा, क्षमता, निर्माण, संपर्क, टेक्नोलॉजी, रक्षा और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर बातचीत हुई। भारत को भूटान की विकास यात्रा में एक प्रमुख भागीदार होने पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास को प्रेरित करना, मित्रता को बढ़ाना और स्थिरता में सुधार लाने पर जोर दिया गया है। भारत और भूटान के बीच संबंध एक महत्वपूर्ण ऊर्जा संबंध बने हुए हैं। Talked about the importance of connectivity, which leads to opportunity and prosperity, and they talked about the road connections, the railway connections, the new project for railway connectivity from 2 cities in Bhutan, from Samse and from Gelefu. The Samse going to Banarghat and from Gelefu to Kokrajhar, and that construction will be taking place over the coming years, and the importance of railway connectivity for the access to Indian economy and for the people of Bhutan through an additional way in addition to the road connectivity which is present. There was the Prime Minister of India announced the opening of immigration checkposts near the Gelefu border, which will be important for investors, businesses and the people to be traveling across the border as the Gelefu Mindfulness City project unfolds in the coming years. भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने संयुक्त रूप से 1020 मेगावाट की पुनातसांगचू 2 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया। ये जल विद्युत परियोजना भूटान की बिजली उत्पादन क्षमता को 40% तक बढ़ाएगी। दोनों देशों को बिजली की आपूर्ति करेगी। परियोजना के पूरा होने के साथ गतिशील और पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत भूटान ऊर्जा साझेदारी में एक और मील का पत्थर हासिल हुआ है। India and the King of Bhutan, both of them underlined the fact that we have the foundation for the hydropower partnership between the two countries was laid during the period of the 4th King of Bhutan in 1970s. Over a period of time, it has had enormous achievements. There was, after the meeting, the joint inauguration of this 1020 megawatt Punatsangchu 2 hydropower project, and that project has added 40% to the total installed power generation capacity in Bhutan, which I think is a very important, very big step forward. Prime Minister of India also mentioned about another hydropower project on which both countries have agreed to move forward. That project has been in the work, the Punatsangchu 1 project. There was around energy, if I have to add, basically the renewable energy is a very important dimension which is getting added because it enhances energy security of Bhutan.
बड़ी बात यह है कि इस परियोजना के लिए भारत ने फंडिंग दी है, साथ ही तकनीकी सहायता भी प्रदान की है। इससे भूटान के जल विद्युत उत्पादन में 40% की वृद्धि होगी और भारत को इससे बिजली का निर्यात होगा। इससे दोनों देशों की ऊर्जा साझेदारी बहुत मजबूत होगी। ये एक विशाल विद्युत उत्पादन प्लांट है। भूटान में विशेष रूप से गर्मियों के महीनों में बिजली उत्पादन चरम पर होता है। भारत और भूटान के रिश्ते हमेशा से खास रहे हैं। दोनों देशों के संबंध सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं है, बल्कि दिलों से जुड़े हैं, संस्कृतियों से जुड़े हैं और मूल्यों से जुड़े हैं। भूटान के चौथे नरेश की 70वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बेहद भावनात्मक और प्रेरक संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और भूटान का रिश्ता शांति, प्रगति और साझा समृद्धि का रिश्ता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भूटान दुनिया का पहला कार्बन नेगेटिव देश बन गया है, यानी जो कार्बन वो वातावरण में छोड़ता है उससे ज्यादा वो प्रकृति में समा लेता है। ये उपलब्धि भर नहीं है, बल्कि एक मिसाल है पूरे विश्व के लिए। भूटान आज नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है और अब वो अपनी 100% बिजली नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कनेक्टिविटी के अवसर पैदा होते हैं और अवसर समृद्धि लाते हैं। भारत और भूटान साथ मिलकर शांति और प्रगति की इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। आज जब हम दोनों देश तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो इस ग्रोथ को हमारी एनर्जी पार्टनरशिप और गति दे रही है। भारत भूटान हाइड्रो पावर साझेदारी की नींव भी हिज मैजेस्टी द 4th किंग के नेतृत्व में रखी गई थी। हिज मैजेस्टी 4th किंग और हिज मैजेस्टी 5th किंग दोनों ने ही भूटान में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट फर्स्ट का विजन आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भूटान के युवा इस दिशा में बेहद उत्साहित हैं। भारत और भूटान के युवाओं के बीच शिक्षा, नवाचार, खेल, अंतरिक्ष और संस्कृति जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के युवा मिलकर एक उपग्रह बना रहे हैं और ये उपग्रह भारत भूटान साझेदारी की नई ऊंचाइयों का प्रतीक होगा। मैं आज इस मंच से एक और महत्वपूर्ण घोषणा कर रहा हूं। आने वाले समय में भारत गैलेफू के पास इमिग्रेशन चेक पॉइंट भी बनाने जा रहा है, ताकि यहां आने वाले विजिटर्स और इन्वेस्टर्स को इससे और सुविधा मिल सके। साथियों, भारत और भूटान की प्रगति और समृद्धि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसी भावना से भारत सरकार ने पिछले वर्ष भूटान के 5-year प्लान के लिए 10,000 करोड़ रुपीस सहयोग की घोषणा की थी। इससे पहले जब प्रधानमंत्री भूटान पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। भूटान की सड़कों पर भारत भूटान मित्रता की झलक साफ दिखाई दी। खासकर इन तस्वीरों से एक बार फिर साफ हुआ कि भारत भूटान सीमाओं के दायरे में भले ही बंधे हों, लेकिन दोनों देशों के संबंधों की गहराइयां लगातार बढ़ रही हैं। भारत और भूटान का रिश्ता कूटनीति तक सीमित नहीं है, ये संबंध दिल से दिल के हैं। एक ऐसा रिश्ता जो तब और मजबूत हो जाता है जब दुख की घड़ी में हमारा पड़ोसी भी हमारे साथ खड़ा है। कल शाम लाल किले के पास हुए धमाकों से पूरे देश को एक तरह से देश हिला है जो धमाके हुए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त भूटान की यात्रा पर हैं और उन्होंने साफ कहा कि इस हमले के पीछे जो भी खड़ा है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, न्याय के कटघरे तक उन्हें लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि वो पूरी रात दिल्ली की एजेंसियों और सुरक्षा अधिकारियों के संपर्क में रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा बलों की जाबाजी की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार हर संभव मदद दे रही है। ये धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास की गाड़ियां तहस नहस हुई, मेट्रो स्टेशन के बाहर के शीशे चकनाचूर हुए।
ये सिर्फ एक धमाका नहीं था, ये देश की सुरक्षा को सीधी चुनौती थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ चेतावनी दी है कि जो भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. वहीं आज भूटान के शांतवादियों से एक ऐसी खबर आई जिसने इंसानियत की मिसाल पेश की। भूटान की राजधानी में पहाड़ों के बीच गूंज उठा एक भावनाओं से भरा संदेश, एक ऐसा संदेश जो सरहदों से परे दिल से दिल तक पहुंचा। भूटान के राजा ने हजारों लोगों के साथ दिल्ली विस्फोट में मारे गए निर्दोष लोगों के लिए प्रार्थना की। वो पल सिर्फ एक औपचारिकता नहीं था, ये इंसानियत की मजबूती की तस्वीरें हैं। दिल्ली की सड़कों पर फैले दर्द के लिए प्रार्थना की आवाज। भूटान ने कहा कि भारत का दर्द भूटान का भी दर्द है। Let us all come together and pray for India, pray for Prime Minister Modi. May all your aspirations, may your vision and your service to India bear fruit. May you overcome each and every single obstacle, and may your dream of a even brighter, stronger, more prosperous India be fulfilled. But above all, we would like to take a moment and pray for the people who sadly lost their lives yesterday in Delhi. We would like to pray for them. Las ngachigutugel. कल शाम लाल किले के पास भारत की शान जो लाल किला है उसके पास हमारे गौरव के प्रतीक के पास विस्फोट हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। शाम करीब 6:52 पर ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी एक Hyundai i20 कार में अचानक जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते सड़क पर चीख पुकार मच गई। धुआं उठने लगा और दिल्ली की हवा में एक सन्नाटा छा गया। इस विस्फोट में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग जख्मी हुए हैं। जांच एजेंसियां हर एंगल से इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। दिल्ली पुलिस ने लाल किले के पास हुए विस्फोट के मामले में UAPA के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की है। राष्ट्रीय राजधानी में कई जगहों पर छापे मारे गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक बुलाई। इस घटना के पीछे के हर अपराधी का पता लगाने के निर्देश दिए गए हैं और इस कृत्य में शामिल हर व्यक्ति को जांच एजेंसियों की तरफ से कड़ी सजा मिलेगी। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, IB के निदेशक, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, NIA के DG इस बैठक में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के DGP नलिन प्रभात ने भी डिजिटल माध्यम से इस बैठक में हिस्सा लिया। यानी ये सिर्फ दिल्ली का मामला नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। दिल्ली पुलिस कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। राष्ट्रीय राजधानी को हाई अलर्ट पर रखा गया है और हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जांच एजेंसियां पूरी तत्परता से विस्फोट की जांच में जुटी हुई हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंगोला से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की और दिल्ली में लाल किले के पास
विस्फोट के बारे में जानकारी ली। सुरक्षा कारणों से लाल किला मेट्रो स्टेशन 12 नवंबर को भी बंद रहेगा। बाकी सभी स्टेशन सामान्य रूप से खुले रहेंगे। इस बीच फरीदाबाद पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मुजम्मिल के साथ काम करने वाले छात्रों, प्रिंसिपल और फैकल्टी सदस्यों से पूछताछ की है। 52 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई है। फरीदाबाद पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे आतंकी मॉड्यूल के बारे में पूछताछ हो रही है। दिल्ली हमले में निर्देशों के साथ पूरा देश मजबूती से खड़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आश्वासन दिया है कि दिल्ली कार विस्फोट के जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। उन्हें किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली में दिल्ली रक्षा संवाद को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने बताया कि प्रमुख जांच एजेंसियां इस घटना की त्वरित और गहन जांच कर रही हैं। जांच के निष्कर्ष जल्द ही सार्वजनिक किए जाएंगे। First and foremost, I extend my heartfelt condolences to all those who lost their lives in the tragic incident that occurred in Delhi yesterday. I pray to God to grant strength and solace to the bereaved families in this hour of deep grief. From this platform, I wish to assure my citizens that the country's leading investigative agencies are conducting a swift and thorough inquiry into the incident. The findings of the investigation will soon be made public. I want to formally assure the nation that those responsible for this tragedy will be brought to the justice and will not be spared under any circumstances. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि दिल्ली रक्षा संवाद रक्षा और सुरक्षा की विभिन्न चुनौतियों पर गहन चर्चा के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि संवाद में समकालीन रुझानों को समझने और तेजी से बदल रहे वैश्विक माहौल का आकलन करने के लिए नए परिप्रेक्ष्य सामने आते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत को तकनीक अपनाने से नेतृत्व क्षमता हासिल करने की तरफ बढ़ना चाहिए ताकि भविष्य के नवाचार के लिए गति निर्धारित हो। Its excellent work, striving towards its ideals and supporting efforts for the national and international security. The theme of the current edition of the Delhi Defense Dialogue is harnessing new age technology for defense capability development. In light of the prevailing international security environment and the ongoing Operation Sindoor, the choice of the theme is most appropriate. I compliment MP IDSA for taking the discussion on this subject forward with scholars, practitioners, defense researchers, and industry representatives. राजनाथ सिंह ने कहा कि देश को केवल नई टेक्नोलॉजी हासिल करने की जरूरत नहीं है बल्कि ऐसी स्थितियां बनाने की जरूरत है जहां टेक्नोलॉजी पनप सके। उन्होंने कहा कि नए विश्वास और स्पष्ट दिशा के साथ देश के रक्षा औद्योगिक आधार का विस्तार हो रहा है। आईडेक्स और प्रौद्योगिकी विकास जैसी पहल नवोन्मेषकों की नई पीढ़ी को सहायता दे रही हैं जो राष्ट्रीय रक्षा को केवल रोजगार के क्षेत्र के रूप में नहीं बल्कि राष्ट्रीय सेवा मिशन के रूप में देखते हैं। The character of warfare as well as technology has been changing in every era. From the discovery of the gunpowder to the advent of aviation, from the dawn of radar to the age of cyber and space, each generation has witnessed its own technological revolution. It may be true that change feels faster today, but that is only a matter of scale and perception. Technology has always evolved steadily, persistently, and more often than not for the better. What truly matters, therefore, is not just the pace of technological change, but the pace at which we are able to absorb and adapt to it. राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने नागालैंड विधानसभा में आज सीपीए इंडिया रीजन जोन 3 सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। इन सत्रों में संसदीय लोकतंत्र की सच्ची भावना झलकी, जीवंत बहसें, विचारोत्तेजक आदान प्रदान और पूर्वोत्तर के विकास के लिए साझा प्रतिबद्धता जताई गई है। उन्होंने सम्मेलन में क्लाइमेट चेंज इन द लाइट ऑफ रीसेंट क्लाउड बर्स्ट एंड लैंडस्लाइड्स इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन विषय पर
मुख्य भाषण भी दिया। इस बात पर उन्होंने प्रकाश डाला कि पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत के कुल भूभाग का लगभग 8% है, लेकिन ये देश के लगभग 21% वन क्षेत्र को भी पोषित करता है। इन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को राष्ट्रीय प्राथमिकता बताते हुए राज्यसभा के उपसभापति ने कहा कि वित्त आयोग ने भी अपनी पर्यावरणीय संपत्तियों के संरक्षण के लिए राज्यों को अधिक धनराशि आवंटित करने की सिफारिश करके इस महत्व को मान्यता दी है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत सरकार आने वाले सालों में अधिक धनराशि और तकनीकी सहायता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर व्यापक वार्ता में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को मानव विकास का अभिन्न अंग माना जाना चाहिए, न कि आर्थिक गतिविधि में बाधा के रूप में। Speaking to entrepreneurs, farmers, common people, because as we go along, our economy is transforming. The jobs that we have today will evolve tomorrow. This is the dynamics of change and fact of life. Therefore, while legislature sets the stage for laws and policies, as elected representatives, it is our responsibility in managing the socio-economic transition. Honorable Deputy Speaker of Sikkim also showed us how Sikkim has transformed into a modern economy and yet preserving the sustainable practices, particularly in agriculture, by becoming the first fully organic state in 2016. And to this process, it has contributed significantly to India's sustainable development goals. With a commitment to spend 10% of the union budget in the region, a lot of new projects are being sanctioned in recent years. The Ministry of Donor has supported 126 externally aided projects worth 1.35 lakh crore from 2017 to August 2023, and Department of Economic Affairs has recommended 124 projects worth 1.26 lakh crores for external funding during the last decade. To ensure that the intent is implemented in practice, the state government and legislatures too have a key role to play. Legislatures must ensure that there is accountability and monitoring of the execution on the ground. और आइए अब एक नजर डालते हैं देश और दुनिया के कुछ बड़े अपडेट्स पर। सात राज्यों में 8 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए आज मतदान संपन्न हुआ। इनमें जम्मू कश्मीर में बडगाम और नगरोटा, राजस्थान में अंता, झारखंड में घाटशिला, तेलंगाना में जुबली हिल्स, पंजाब में तरन तारन, मिजोरम में डंपा और ओडिशा में नुआपाड़ा विधानसभा सीटें हैं। वोटों की गिनती 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना के साथ होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने आज स्मृति दिवस पर कोहिमा युद्ध कब्रिस्तान में युद्ध नायकों को पुष्पांजलि अर्पित की। 2 मिनट का मौन रखकर युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। संविधान सदन में आज स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेताओं में से एक थे। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद देश की शिक्षा नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरकार का उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, इस्तेमाल और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है। दिल्ली में ग्रीन हाइड्रोजन पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत सरकार का उद्देश्य नवीन तकनीकों के विकास को बढ़ावा देना है, जिसमें बायोमास या अवशिष्ट पदार्थों का इस्तेमाल ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में हो। केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में 21 एकड़ में फैले तालाब का उद्घाटन किया। इस तालाब का जीर्णोद्धार 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से किया गया है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था एक नए युग में प्रवेश कर रही है, जो देश की वृद्ध होती आबादी की सहायता के लिए करुणा, नवाचार और टेक्नोलॉजी से प्रेरित है। दिल्ली में CII वृद्धजन देखभाल सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को उन्होंने संबोधित किया। जीवन बीमा क्षेत्र ने लगातार दूसरे महीने दोहरे अंक की वृद्धि जारी रखी। इसमें नए व्यवसाय का प्रीमियम अक्टूबर में सालाना आधार पर 12.1% बढ़कर 34,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये वृद्धि मुख्य रूप से व्यक्तिगत खंड, विशेष रूप से गैर एकल प्रीमियम पॉलिसी में मजबूत प्रदर्शन के कारण हुई, जो आवर्ती उत्पादों की बढ़ती मांग को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में SIR के खिलाफ दायर याचिकाओं पर निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों को भी आदेश दिया है कि वो इन राज्यों और बिहार के SIR के संबंध में उनके समक्ष दायर याचिकाओं को स्थगित रखें। मामले की सुनवाई 26 नवंबर के लिए स्थगित कर दी गई। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद के निमंत्रण पर आउटरीच पार्टनर्स के साथ G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 12 नवंबर को ओंटारियो, कनाडा का दौरा करेंगे। विदेश मंत्री G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की 30वीं वार्षिक बैठक के अध्यक्ष आंद्रे कोरेओ दालागो ने वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन में भारत और चीन की परिवर्तनकारी भूमिका की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने जलवायु कार्रवाई को स्पष्ट तरीके से अपनाया है। दुनिया भर में स्वच्छ टेक्नोलॉजी की लागत कम करने में मदद हो रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान आज पूरा हो गया। इस चरण में 20 जिलों के 122 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले गए। इसके साथ ही 1302 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला EVM में कैद हुआ है। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 68.52% मतदान हुआ है। इस चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सरकार के कई मंत्री, प्रमुख विपक्षी नेता और निर्दलीय उम्मीदवारों की किस्मत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद हुई है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में इस महीने की 6 तारीख को वोट डाले गए थे। पहले चरण में लगभग 65% मतदान हुआ था। दोनों चरणों के वोटों की गिनती 14 नवंबर को हुई। और अब देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निवेशक कनेक्ट कार्यक्रम में प्रमुख निवेशकों और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में भाग लिया। उन्होंने कहा कि हमारी उद्योग नीति बहुत अच्छी है। छत्तीसगढ़ देश के बीच में स्थित है और छत्तीसगढ़ में प्रचुर मात्रा में खनिज है। उद्योगों के लिए अच्छा वातावरण है। महाराष्ट्र को 2024 के लिए छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार की सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान मिला है। वहीं गुजरात को दूसरा और हरियाणा को तीसरा स्थान हासिल हुआ है। ये पुरस्कार देश भर में जल संरक्षण और प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं। विजेताओं को एक प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह अभियान के तहत बाराबंकी की विकास यात्रा को गति दी। 1,734 करोड़ की लागत की 254 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के स्थापना सप्ताह समारोह की शुरुआत की और रांची के मोराबादी मैदान में रन फॉर झारखंड को हरी झंडी दिखाई। 15 नवंबर को अपना 25वां स्थापना दिवस झारखंड मनाएगा और इस दिन आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती भी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए 210 आधुनिक मोबाइल मेडिकल यूनिट को हरी झंडी दिखाई, जिससे लोगों के दरवाजे तक प्राथमिक और उन्नत उपचार उपलब्ध हो। भारतीय वायुसेना ने भारत पाक बॉर्डर के पास राजस्थान के जालौर जिले में चितलवाना में अपनी सामरिक शक्ति का प्रदर्शन किया। महागजराज युद्धाभ्यास किया गया। भारतमाला एक्सप्रेसवे 925A पर बनी 3 किलोमीटर लंबी इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर हुए इस अभ्यास में सुखोई 30 जगुआर और ट्रांसपोर्ट विमान C-295 ने लैंडिंग और टेक ऑफ करके वायुसेना की तैयारियों का शानदार प्रदर्शन किया। दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंचने के बाद दिल्ली NCR में ग्रैप के तीसरे चरण के तहत
कड़े प्रदूषण रोधी उपाय लागू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के स्तर में वृद्धि को देखते हुए विद्यालयों को 5वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ फिलहाल आज की खबर में मेरे साथ इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं हिमाचल प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय लावी मेले की तस्वीरों के साथ। अपना अच्छे से ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Şöyle